कि सर जब लास्ट में 30 दिन बचे तब क्या करें, लास्ट में 20 दिन बचे तब क्या करें, 10 दिन बचे तब क्या करें। देखिए करना क्या है, करना क्या है, करना वही है जो अब तक करते आए हो, करना वही है जो अब तक करते आए हो, लेकिन उसको वास्तविक अंजाम तक कैसे पहुंचा जाए ये अंतिम समय में तय होता है। पहले क्या किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, मैंने क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। लेकिन जब कोई चीज के साथ अपन जुड़ रहे हैं अंतिम समय में, तो वो अंतिम समय बहुत खुशी वाला होना चाहिए, उल्लास वाला होना चाहिए। जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, उन्हें पता था कि मेरी मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु को भी उन्होंने स्वीकार किया और हंसते हंसते चढ़ गए कि अगलों को लगना चाहिए कि यार कितनी खुशी है, मतलब मृत्यु का वर्ण कर रहा है और इतने आनंद के साथ कर रहा है, इतने उत्साह के साथ कर रहा है। तो सोचिए जिस देश की वीर भूमि में पैदा हुआ एक ऐसा भगत सिंह, ऐसा चंद्रशेखर आजाद, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जो मृत्यु को हंसते हंसते वर्ण कर लेते हैं, इस देश की सीमा पे खड़ा सैनिक हर समय एक मुस्कुराते हुए इस देश के लिए शहादत ले लेता है। वहां का परीक्षार्थी, वहां का प्रतियोगी इतना उदास क्यों दिखाई देता है, इतना उच्छृंखल क्यों दिखाई देता है, उतनी अनियमितता क्यों दिखाई देती है। ये मेरे समझ से परे है कि हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, बहुत कुछ इससे सीखने की जरूरत होती है, लेकिन एग्जाम के नाम से हमारे अंदर एक डर पैदा होने लग जाता है। आपके जो मुख्य सवाल थे, पहला सवाल था कि सर अब इस समय टाइम मैनेजमेंट की क्या भूमिका हो। दूसरा सवाल था कि सर पढ़ तो बहुत बाढ़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि याद कुछ भी नहीं है, याद कुछ भी नहीं है, उसका कोई समाधान है क्या। तीसरा, क्या अब इस समय हमें किन चीजों के ऊपर मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए। चौथा बात से बच्चों ने कहा कि सर बहुत अच्छे से पता है क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, जो एक मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल पा रही है। सर हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या हम उन्हीं को रिपीट करें या अब मार्केट में कोई गाइड लेके आए। देखिए इन सभी सवालों का मैं एक प्रकार से समाधान की बात करूं, फाइनल एग्जाम की रणनीति बताऊं। धीर सिंह सर अपनी खुद की एक बात कहें कि धीर सिंह सर एक सामान्य से स्पेशल कैसे बने। स्पेशल तो घर में नहीं हूं, मैं नॉर्मल ही बना रहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कई बार कहता हूं कि हम सब सामान्य हैं, लेकिन सामान्य से जो एक भीड़ से अलग हो जाने की प्रक्रिया वो है अंतिम समय। अब अंतिम समय जब बचता है, मान लीजिए 40 दिन आपके सामने बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी करेंगे, जो पटवारी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो आरएस की तैयारी करेंगे, ये हर उस बच्चे के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए अंतिम समय में सबसे बड़ी चीज, पहली चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि अपने मन से नकारात्मकता को निकालना है, नेगेटिविटी को निकालना है कि मैंने 10 बार पढ़ लिया सर लेकिन याद नहीं आ रहा है, ये पहली नेगेटिव चीज है। क्या मैं एग्जाम हॉल में मुझे चीजें याद आएंगी, दूसरी नेगेटिव चीज है। सर मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, यह भी एक नकारात्मकता का बीजारोपण कर रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, जब मुझे यह पता है कि इस टॉपिक में से ऐसे प्रश्न आने हैं, ये बोर्ड का ब्लूप्रिंट है, ये संस्कृत का ब्लूप्रिंट है, हिंदी का ब्लूप्रिंट है, साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट है, एसएसटी अपना सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है, ये टीचिंग मेथड का ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में रख रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर उत्साह पैदा करेगा, और उत्साह नहीं आएगा तो वो आप में एक नकारात्मकता क्रिएट कर रहा है। याद रखना इस चीज को। क्या सर मॉडल पेपर पढ़ें या पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, मैं दोनों के बीच की चीजें आज बता रहा हूं आपको। फाइनल एग्जाम में जब आप उतर चुके हैं, आपने अब तक कितनी गलतियां की हैं कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, याद रखना। तो मैं पहली चीज, सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको कि पहली चीज आपको अपनानी है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, जब 40 दिन बचे हैं, या मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा वाले बच्चों के लिए 30 दिन बचे हैं, कितने बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, तो अब 30 दिन में क्या करें आप, 30 दिन में क्या करें, ठीक है, या 40 दिन में क्या करें। टाइम मैनेजमेंट मतलब 24 घंटे होते हैं आपके पास, और 24 घंटों में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका यदि टीचिंग, आपका लर्निंग शेड्यूल यदि मॉर्निंग में अर्ली हो सकता है तो कोशिश कीजिए, अंतिम समय में कोशिश कीजिए कि 4 बजे 3 बजे आप उठिए। ये मैं मेरा खुद का बता रहा हूं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। और इसमें टिपिकल टॉपिक को चुनिए, आप टिपिकल सब्जेक्ट को चुनिए जिसमें आप सबसे कम स्कोरिंग कर रहे हैं, जहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले चुनिए। नंबर 2, ठीक है, कोशिश कीजिए कि 1 घंटे कम से कम जो आपने पूरे दिन भर पढ़ा है उसका मनन करें। मनन का मतलब जानते हैं, कोई नहीं है आपके साथ में,
कोई दूसरा लड़का आपके साथ नहीं है, तो कम से कम और नहीं तो अपने साथ सोचिए कि आज मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, वाइगोस की पढ़ा है, तो वाइगोस में समयपस्थ विकास में होता है, भाषा विकास में होता है, पियाजे का ये है, पियाजे से वाइगोस की कैसे रिलेटेड हो रहा है। मतलब एक प्रकार से आपस में चर्चा कीजिए इन चीजों को लेकर, आपस में इन चीजों को डिस्कशन कीजिए, ठीक है, आपस में चीजों को लेकर डिस्कशन कीजिए, खुद के साथ कीजिए, मनन करना ये होता है, ये बहुत बेहतरीन होता है और ये आपको उस चीज को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। तीसरी चीज, आप दोपहर का समय, मान लीजिए दोपहर का समय आलसी टाइम होता है, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें सोना अच्छा लगता है दोपहर में। यदि आप 20 से 30 मिनट सोते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन आप 2 से 3 घंटे दोपहर में सोते हैं, इस समय अच्छा नहीं है, याद रखना। मेरा एक सजेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है, कम सोना चाहिए, 30 मिनट एक रेस्ट कीजिए आप, ठीक है। लेकिन दोपहर के समय को आप नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने में, ठीक है, इन चीजों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना, दोपहर के समय को याद रखना। तो ये एक तरीका हो सकता है दोपहर के समय का। तीसरी चीज जो आपकी बार बार ये आ रही है कि सर मॉडल पेपर या पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन, मैं आपको फिर कह रहा हूं जहां तक पॉसिबल हो आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को प्रायोरिटी दीजिए। मॉडल पेपर यदि पूर्व एग्जाम बेस पे बनाए गए हैं तो बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो ऐसा बनाए गए हैं, तो पूर्व एग्जाम का एक पेपर जरूर निकालें। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी में टॉपिक पढ़ लिया अधिगम, तो अधिगम पे कितने प्रश्न आए स्कूल लेक्चर में, कितने प्रश्न रीट में आए, कितने अभी टेट एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो आपके माइंड में होने चाहिए। बाकी तो मैंने चूंकि टेस्ट सीरीज में, डाउटफुल सीरीज में वही प्रश्न लिए हैं, मेगा टेस्ट जो अपना कल होने वाला है 15 अगस्त को, उसमें भी वही प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब है कि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। आज आपके लिए मॉडल पेपर आ रहे हैं, हमारे टाइम में मॉडल पेपर नहीं थे, हमने केवल वो चीजें पढ़ी हैं, याद रखना, ये चीजें अपनानी पड़ेंगी। मैं जैसे टॉपिक पढ़ता था, टॉपिक पढ़ने के साथ एक उसके देखता था कि प्रश्न कैसे पूछे गए, ब्लूप्रिंट ऐसे तो बनेगा भाई, ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा। साइकोलॉजी में मैंने ब्लूप्रिंट के बारे में बताया कि वाइगोस के प्रश्न आना है, पियाजे प्रश्न आना है, फ्राइड पे प्रश्न आना है, ठीक है, बाल विकास पे 6 प्रश्न आने हैं, अधिगम से 4 प्रश्न आने हैं, बुद्धि पे 2 प्रश्न आना है, समायोजन से 1 प्रश्न आना है, मोटिवेशन से 1 या 2 प्रश्न आने हैं, व्यक्तित्व में से 3 प्रश्न आने हैं, एनसीएफ से 1 प्रश्न आना है, एक्शन रिसर्च से 1 प्रश्न आना है, आरटी 2009 से 1 प्रश्न आना है, ठीक है। तो ये कुछ जो फिक्स हैं, ये ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, ये ब्लूप्रिंट तभी तो बनता है जब आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। ये हिंदी में कीजिए, ये संस्कृत में कीजिए, ये सब्जेक्ट में कीजिए, कोशिश करें कि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व आउट करें, उनसे आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल 5 साल के पेपर्स, मैं नहीं कहता कि आप 2015 से पहले जाइए, लेकिन 2015 के बाद की जो चीजें हैं उनको आप जरूर अच्छे से देखिए, वहां बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। और यदि आपको लगता है कि घर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने में कोई नुकसान नहीं है, उस जगह पे जाने में कोई नुकसान नहीं है जहां आपकी बेटर पढ़ाई हो सकती है। जब अंतिम समय हो वो चीजें चुनिए जो आपके लिए सकारात्मक हैं, जो आपके लिए मदद करती हैं, याद रखना, उन चीजों को चुन डाली तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, याद रखना। तो ये चीज अपनानी चाहिए आपको। चौथी चीज, आपने कहा कि सर सभी सब्जेक्ट्स को इसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, यदि एक सब्जेक्ट को आप लेके चलते हैं, आपका जो तरीका है पढ़ने का वो साइंटिफिक है ही नहीं। आप कम से कम 2 सब्जेक्ट को तो लेके चलिए, और 2 से ज्यादा लेके चलते हैं, 3 लेके चलेंगे और बेटर है। आप डिवाइड कीजिए पूरे दिन को कि सब मुझे 2 घंटे 3 घंटे साइकोलॉजी को पढ़ना है, मुझे 1 घंटे मेथड्स के लिए पढ़ने सब सब्जेक्ट के लिए, मुझे सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ना आरबीसी बोर्ड किताबों को, तो वो चीजें अपनाइए। और इस समय आप किसी भी कोचिंग के नोट्स, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, इन पे बिलीव नहीं करें, याद रखना। जो आपने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो विषय वस्तु आपने पढ़ी है, उसी को आप बार बार रिपीट करें। मैंने आपको एक सेगमेंट डाला था, उसमें कहा था अभ्यास अभ्यास अभ्यास, एक्सरसाइज से बेटर कुछ भी नहीं है। मेरी जो लर्निंग स्टाइल थी उसमें हमेशा ये होता था कि पहले मैंने कितना पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम में मैक्सिमम मैं पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि अंतिम जब 30-35 दिन बचते हैं, वहां जब आप पढ़ते हैं तो वो एक लंबे समय तक याद रहता है। वो 30-35 दिन बाद में आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो भी वो लर्न हो जाएगा। मैं आपसे वही बातें शेयर कर रहा था जो आपको फॉलो करनी है।
तो क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, वो चीजें मैं बता रहा था। नहीं करने में मैंने आपको कहा कि नेगेटिव चीजों को दूर रखना है, ठीक है, हताशा को दूर रखना है। मेन चीज वही है कि कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रखें, आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखना है। और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए यही है कि अंतिम समय में मैक्सिमम समय अपने पढ़ाई को दीजिए। आप उन बातों के ऊपर सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना समय खराब कर रहे हैं, याद रखना। मॉडल पेपर्स के बजाय आप पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। सब्जेक्ट के लिए आपको आरबीएससी बोर्ड की बुक से ही देखनी है, और जब मात्र एग्जाम के 35 से 40 दिन बचे हैं तो उस समय आपके दिमाग में दूसरी चीज आनी नहीं चाहिए, यानी शॉर्ट एंड स्वीट। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अंतिम समय में पढ़ रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे को एग्जाम दे के आनी है और सिलेक्शन लेना है, तो मैं उस समय क्या पढ़ूं? तो उस समय मैं यही पढ़ूं कि हिंदी के लिए मैं सरल हिंदी व्याकरण रचना जो राजस्थान बोर्ड की किताब है वो लेके आ गया। संस्कृत के लिए मैं कोई भी एक गाइड लेके आ गया जो सरल भाषा में है। साइकोलॉजी के लिए मैं स्पेशली कोई भी एक गाइड ले सकता हूं। 11वीं 12वीं किताबें चूंकि केवल 50% सिलेबस या 40% सिलेबस कवर करती हैं, इसलिए वो कंप्लीट कवर नहीं करेगा। एक गाइड आपको लेनी पड़ेगी और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना पड़ेगा साइकोलॉजी में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में आपको आरबीएससी बोर्ड की किताबें पढ़नी है, और टीचिंग मेथड में यदि आप पूर्व एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि साहब राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति के कैसे प्रश्न आने हैं, कैसे नहीं आने हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति में मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं, यदि आप पूर्व एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन पेपर्स को इस समय दोहरा लेते हैं वहां से कवर हो जाएगा, याद रखना। या राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चल रही हैं केवल उनको देख लीजिए। ऐसे ही जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को करंट में क्या पढ़ना चाहिए, उन बच्चों को मैंने पहले भी कहा था कि साहब आप मूमल पढ़िए, अंतिम एग्जाम है, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने सब्जेक्ट में 20 किताबें पढ़ी होंगी, 50 किताबें पढ़ी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अंतिम समय बचता है एक चीज सुनिए जो तथ्यात्मक हो सब्जेक्ट के लिए, और करंट को ऊपर विशेष फोकस करें। आपका जो थर्ड पेपर है उस पर विशेष ध्यान दें, और विशेष ध्यान देने का मतलब यह है कि पिछले एग्जाम और उससे पिछले एग्जाम में कहां से प्रश्न आ रहे हैं। मैं बार बार ये चीजें कह रहा हूं, ब्लूप्रिंट की बात क्यों कर रहा हूं, अभ्यास की बात क्यों कर रहा हूं, एक साथ 3 से 4 सब्जेक्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत आपको व्यवस्थित बनाएगा। अभी आप फिलहाल अव्यवस्थित चल रहे हैं, आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि सर अब हो क्या रहा है, अब मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। जैसे एक बच्चे का कमेंट था कि सर मैंने 15 बार रिवीजन कर लिया लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब 15 बार रिवीजन करने के बाद आपकी सिचुएशंस ये आ रही है, तो आपसे बेटर वो बच्चा है जिसने एक बार भी रिवीजन नहीं किया, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बेटर मिलेगा। और मैंने 15 बार तो रिवीजन नहीं किया, आप इस बात को लेकर दबाव में आए, जबकि आपके होना ये चाहिए कि जब आपने 5 से 7 बार रिवीजन कर लिया, 10 बार रिवीजन कर लिया, 15 बार रिवीजन कर लिया, तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि यार मैं प्लस पॉइंट में हूं, मैंने कुछ भी पढ़ा है। देखो याद करने का फार्मूला क्या है, आपको क्या लगता है कि हमें हर चीज याद रहती है? नहीं है। मेरे माइंड में से टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते माइंड में से लैप्स हो जाता है, जबकि मैं इतने साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही एग्जाम में जब मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं क्लासरूम में जब जाऊंगा तो मेरे दिमाग में वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैंने चाहे मान लो कि 6 महीने नहीं पढ़ाया हो, लेकिन मैं क्लासरूम में जाऊंगा ना तो अपने आप वो चीजें रिकॉल होंगी। यही आप लोगों के साथ होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपके दिमाग में पहले से आ रहा है कि सर मुझे याद कुछ भी नहीं है, मुझे याद कुछ भी नहीं है। आपको ये दिमाग में लाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने पढ़ लिया, बस आप तो अपना काम कीजिए, पढ़ लीजिए। आप ये भूल जाइए कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मत कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाओगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको वो चीजें एक एक अपने आप याद आएंगी। ये हकीकत होती है, ये हमें भी लगता है, एग्जाम में जाने से पहले मुझे भी लगता है। मैंने आपको कहा था कि प्री पीएचडी का टेस्ट था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ के गया, मैंने किताब तक नहीं उठाई, लेकिन मेरे मैक्सिमम पर्सन सही हो गए। ये कॉन्फिडेंस की लड़ाई है, ये आत्मविश्वास की लड़ाई है, ये अंतिम समय में अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की लड़ाई है। तो आप मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं इस समय, ये सबसे बड़ी की ऑफ सक्सेस होगा इस समय। कितनी बार पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी बार रिवीजन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, क्या याद है और क्या याद नहीं, इन बातों पे विचार करने का समय नहीं है। किस टेस्ट सीरीज में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मेरी कौन सी रैंक आ रही है, ये समय नहीं है विचारने का। रैंक कम आ रही है, टेस्ट को भाड़ में जाने दो, आप तो केवल पूरे एग्जाम के पेपर उठाओ और उस टॉपिक को क्लियर करो, बेस्ट से बेस्ट है। यही हम कर रहे हैं। डाउटफुल सीरीज में मैंने 40 टेस्ट सीरीज करवाई, 40 के 40 पेपर में आए हुए प्रश्नों को करवाया, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेगा टेस्ट में मैं आए हुए प्रश्नों को करवाया, मैं उसमें प्रश्न बना सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया?
मेरा कहने का मतलब था मैं आपको वही करवाऊं जो आपके लिए फायदेमंद है। आप अंतिम समय में आपको यही सोचना है कि मेरे लिए फिलहाल फायदेमंद क्या है, मेरे लिए वो सिलेक्टिव चीजें क्या हैं, और वो सिलेक्टिव चीजें कौन कौन बताएगा। आप कह दोगे सर हमें हर पेपर का ब्लूप्रिंट बता दो, हर किताब का ब्लूप्रिंट बता दो, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। हो सकता है जो बताने वाला उसको नहीं पता हो। तो क्या ब्लूप्रिंट को तलाशने के लिए आप किसी पे डिपेंडेबल है? नहीं है, आपको खुद देखना है। आप साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, मैं बार बार ये बोलता हूं साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है। मैंने बाल विकास यूनिट को उठाया, पहली यूनिट में पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो बाल विकास में से मुझे पता है कि प्रश्न बाल विकास के सिद्धांत पे आना है, वंशानुक्रम वातावरण भूमिका पे प्रश्न आना है, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाओं में एक प्रश्न आना है, ठीक है। आपका पियाजे और कोहलरबर्ग और वाइगोत्स्की, इनमें से कोई 2 प्रश्न आने हैं, इरिगेशन पे प्रश्न आना है। तो आप इन टॉपिक्स को क्या करें, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें। यही तो ब्लूप्रिंट है, यही लर्निंग स्टाइल्स में करना है कि सोशल लर्निंग गेस्टाल्टवाद में से एक सिद्धांत पे एक प्रश्न आना है, ठीक है। बाकी बच्चे उन सिद्धांतों पे एक प्रश्न आना है, लर्निंग डिसेबिलिटी पे एक प्रश्न आना है। तो ये चीज मुझे दिमाग में होनी चाहिए। एक्शन रिसर्च पे प्रश्न आना है, आरटी 2009 पे आना है, एनसीएफ 2005 पे आना है, जहां से जो चीजें फिक्स हैं कि व्यक्तित्व की प्रेक्षेप विधि पे आएगा, समाज की रक्षात्मक युक्ति पे आएगा, ठीक है, मोटिवेशन के प्रकार या प्रेरक वर्गीकरण पे आएगा। तो ये चीजें आपको कोई दूसरा थोड़ी बताने आएगा कि साहब ये करें। यही कोले लेक्चर की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए सब्जेक्ट में कितनी किताबें पढ़ी, लेकिन लास्ट टाइम में आप केवल इतना कर लीजिए कि कम से कम इंपॉर्टेंट तथ्य देख लो। यही करंट में करना है कि करंट भी बहुत बड़ा होता है कि सर करंट कितना पढ़ें। तो करंट आप कम से कम 6 महीने का करंट अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, और 1 साल का पढ़ लेते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में रहेंगे। अब करंट में पहले प्रश्न नॉर्मल आते थे, अब आजकल प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं करंट में। मतलब पूरी चीज पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कि आमागढ़ क्यों प्रसिद्ध रहा, तो आमागढ़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके बारे में, ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि कहां कौन से बिंदु में से प्रश्न आ सकता है। यही साइकोलॉजी है, यही सब्जेक्ट है कि भाई मैं पहले नॉर्मली प्रश्न पढ़ के जाता था कि साइकोलॉजी में वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम। आजकल वो प्रश्न नहीं आता, आजकल प्रश्न आता है सामाजिक अधिगम के बारे में क्या सत्य है। तो आपको यह पता होना चाहिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है, जॉन डीवी किस चीज के बारे में क्या कहता है। ये चीजें बदलता हुआ पैटर्न है और ये चीजें आपको पहचाननी ही पड़ेंगी, याद रखना, दूसरा कोई नहीं आएगा। और जो सेल्फ संतुष्टि वाली बात मैंने बताई, सेल्फ संतुष्टि क्यों नहीं आ रही है, एक्चुअली रीजन क्या हुआ है कि रीट की आप 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बार बार एग्जाम एक्सटेंड हुई है। अब रीट आप केवल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जॉब जरूरी है। रीट के प्रति आपके अंदर जो एक चार्म था, यदि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो चार्म नहीं है, अब आपकी मजबूरी है रीट, ठीक है। जब कोई चीज का चार्म होता है, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करेंगे, आरएस की तैयारी करेंगे, तो वहां चार्म होगा आपके लिए। रीट से आप इतने परेशान हो चुके हैं कि वो चार्म खत्म हो चुका है, इसलिए आप बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी आपको सेल्फ सेटिस्फिकेशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड जन्म ले रहा है। और मैं आपको यही कहूंगा कि वो नेगेटिव एटीट्यूड को जन्म नहीं लेने देना है आपको कल मैंने जब टेस्ट सीरीज में प्रश्न करवाए थे वहां मैंने चर्चा की थी कि पॉलिना प्रभाव को ध्यान में रखना है। अब पॉलिना प्रभाव क्या था कि मैं जिंदगी में से नकारात्मक चीजों को निकाल दूंगा और पॉजिटिव चीजों को याद रखूंगा, सकारात्मक चीजों को याद रखूंगा। ये पॉलिना प्रभाव है। वो लड़की, छोटी सी लड़की जिसके जिंदगी में इतनी तकलीफ थी, उस लड़की ने हर तकलीफ को भुला दिया, केवल मुझे बेटर क्या करना है ये मेरे दिमाग में था। आपको भी यही पॉलिना प्रभाव अपनाना है कि मुझे बेटर क्या करना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।